हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्मार्ट साइंस क्लासों में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इससे पहले हमने पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक है अग्रपाली या एडिनोहाइपोफाइसिस और दूसरा जो भाग है वो है पश्चपाली या न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो अग्रपाली द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं और पश्चपाली द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं और इन हार्मोनों के क्या कार्य हैं, तो इनके बारे में हम देखते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा कुल 6 हार्मोनों का सिक्रेशन होता है और न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा कुल 2 हार्मोनों का सिक्रेशन होता है। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस या अग्रपाली के द्वारा 6 हार्मोनों का स्त्रवण और न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा कितने 2 हार्मोनों का सिक्रेशन होता है। तो पहला जो हार्मोन है एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होने वाला वो है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या एसटीएच, जिसको हम वृद्धि हार्मोन कहते हैं। ठीक है, जीएच, एसटीएच का मतलब है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, दूसरा जो हार्मोन है एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होने वाला वो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं जीटीएच, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तीसरा जो हार्मोन है वो है थायराइड उत्तेजक हार्मोन या टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा जो हार्मोन है वो है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच। कौन सा? एसीटीएच। एसीटीएच से अभिप्राय एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पांचवा जो हार्मोन है वो है लेक्टोजेनिक ट्रोफिक हार्मोन, लेक्टोजेनिक ट्रोफिक हार्मोन, जिसको हम प्रोलेक्टिन या मेमोट्रोपिन भी कहते हैं। ध्यान रखना, प्रोलेक्टिन भी आ सकता है एग्जाम में और मेमोट्रोपिक भी आ सकता है। ठीक है, ये तीनों नाम इसी के हैं, लेक्टोजेनिक और प्रोलेक्टिन और मेमोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, और छठा जो हार्मोन है जो मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन कहलाता है, एमएसएच, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इस हार्मोन को हम इंटरमीडियन भी कहते हैं, इंटरमीडियन, क्योंकि ये इंटरमीडिया के द्वारा स्रावित होता है। अग्रपाली का जो इंटरमीडिया पार्ट होता है उसके द्वारा स्रावित होने वाला भाग है। ठीक है, अब बात करें न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित हार्मोन, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित हार्मोन है दो, एक है एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। कौन सा? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन, जिसको हम पिटोसिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुल 6+2 8 हार्मोन है वो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। अब इनके कार्यों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला हार्मोन जो है वो है एसटीएच या जीएच। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन, जीएच या एसटीएच हार्मोन। तो इस हार्मोन के बारे में हम देखते हैं ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो ग्रोथ हार्मोन नाम से ही दोस्तों स्पष्ट है कि ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को प्रेरित करता है, अर्थात वृद्धि को प्रेरित करने वाला जो मुख्य हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन ही है। और ये जो हार्मोन होता है वो उत्तक्षय को रोकता है। ऊतकों के विघटन की प्रक्रिया उत्तक्षय कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊतकों के विघटन की प्रक्रिया जो है वो उत्तक्षय कहलाती है। ठीक है, और साधारणतः ऊतकों के विघटन की प्रक्रिया जो होती है वो वृद्धावस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? वृद्धावस्था में होती है दोस्तों। तो यहाँ पर तो बात वृद्धि की हो रही है, तो वृद्धि के समय किसी प्रकार का कोई उत्तक्षय नहीं होना चाहिए, अर्थात ये उत्तक्षय को रोकने का काम करता है। ठीक है, अगला इसका कार्य ये वसा के विघटन एवं उपयोग को प्रेरित करता है। किसका? वसा के विघटन एवं उपयोग को भी प्रेरित करता है। ठीक है, ताकि वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो, एटीपी उत्पादन होता रहे। ठीक है, अगला है इसका कार्य यूरिया उत्सर्जन एवं मूत्र निष्कासन में वृद्धि करता है, यूरिया के उत्सर्जन में। ठीक है, यूरिया के उत्सर्जन में अभिप्राय है कि मनुष्य यूरियोटेलिक प्राणी होता है, अर्थात मनुष्य का जो मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है वो यूरिया होता है। ठीक है, कौन सा होता है? यूरिया उत्सर्जित पदार्थ होता है हमारा। ठीक है, हमारे मूत्र में यूरिया की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। तो ये यूरिया उत्सर्जन को बढ़ाता है और मूत्र निष्कासन में भी वृद्धि करता है। ठीक है, और दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को भी ये प्रेरित करता है और ठीक है उनके संश्लेषण को बढ़ाता है। पहली जो प्रक्रिया है वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों? इस प्रक्रिया में जो ग्लूकोज होता है, कौन?
इस प्रक्रिया में जो ग्लूकोज होता है, तो अमीनो अम्लों से ग्लूकोज का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। किससे? अमीनो अम्लों से। अमीनो अम्लों से, अमीनो अम्लों से ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया। किसके निर्माण की प्रक्रिया? ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसको भी बढ़ाता है। और दूसरी जो प्रक्रिया वो है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं जिसमें ग्लूकोज से, किससे? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। ग्लूकोज से किसका? ग्लाइकोजन। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये दोनों ही जो अभिक्रियाएं हैं या जैव रासायनिक जो क्रियाएं हैं जो कि यकृत में होती है। कहाँ होती है? यकृत में। तो इन क्रियाओं को ये बढ़ा देता है। जो ग्रोथ हार्मोन है, इस ग्रोथ हार्मोन के अल्प स्त्रवण या अति स्त्रवण से कौन कौन से रोग है वो मनुष्य में होते हैं। तो मुख्य जो 4 रोगों को मैंने यहाँ लिख दिया है। पहला जो रोग है वो है बौनापन या ड्वार्फिज्म। दूसरा जो रोग है वो है महाकायता रोग। तीसरा जो रोग है वो अग्रातिकायता रोग। और चौथा जो रोग है वो है सिगमंड रोग। अब हम इन एक एक रोगों के बारे में देखते हैं कि इन रोगों के लक्षण क्या होते हैं। बौनेपन में क्या होता है? बौनेपन में जो ग्रोथ हार्मोन है अर्थात वृद्धि हार्मोन का अल्प स्त्रवण होता है। वृद्धि हार्मोन का क्या होता है? अल्प स्त्रवण होता है। और दोस्तों अल्प स्त्रवण के कारण जो व्यक्ति है उसकी वृद्धि पर्याप्त नहीं हो पाती है। पर्याप्त वृद्धि नहीं होने के कारण जो व्यक्ति है वो बौना रह जाता है। ठीक है, छोटा कद का रह जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को बोलते हैं मिजेट्स। ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलते हैं? मिजेट्स बोलते हैं। तो इन व्यक्तियों की बुद्धि तो सामान्य होती है, परंतु इनमें एक तो जनन क्षमता कम होती है। ठीक है, और ये बांझ होते हैं। कैसे होते हैं? बांझ। इनमें जनन क्षमता काफ़ी कम होती है और ये होते हैं बांझ। तो ये जो बौनेपन का जो लक्षण है, ठीक है, इस लक्षण को हम बोलते हैं एटिलियोसिस। क्या बोलते हैं? एटिलियोसिस। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं एटिलियोसिस बोलते हैं। दूसरा जो रोग है वो है महाकायता रोग। तो महाकायता जो रोग होता है वो ग्रोथ हार्मोन के अति स्त्रवण से होता है। किसके? ग्रोथ हार्मोन के अति स्त्रवण से होने वाला रोग है। अब इस रोग में होता क्या है? बाल्यावस्था में ही क्या होता है? हाथ और पैरों की जो अस्थियां होती है वो अत्यधिक लंबी हो जाती है। और अत्यधिक लंबी होने की वजह से व्यक्ति का शरीर है वो लंबा हो जाता है और काफ़ी 7 से 8 फीट तक, कितना? 7 से 8 फीट तक लंबा हो सकता है व्यक्ति। ठीक है, तो इस रोग को हम महाकायता कहते हैं और इसको हम ज़ाइगेटिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ाइगेटिज्म भी कहा जाता है इस रोग को। अब बात करें अग्रातिकायता की। तो अग्रातिकायता में क्या होता है दोस्तों? अग्रातिकायता रोग में जो जीएच हार्मोन होता है, उस जीएच हार्मोन का ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन होता है। क्या होता है? जीएच हार्मोन का ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन होता है। और ये जो रोग है वो होता है वयस्क व्यक्तियों में। किन में होता है? वयस्क व्यक्तियों में होता है। ठीक है, इस रोग में क्या होता है? जबड़े की जो हड्डियां होती है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। जबड़े की हड्डियां लंबी हो जाती है। ठीक है, और गाल की जो अस्थियां होती है वो उभर जाती है। गालों की अस्थियां क्या हो जाती है? उभर जाती हैं। ठीक है, तो हड्डियां होती है वो लंबाई की तुलना में चौड़ाई में अधिक बढ़ जाती है। अर्थात जो हड्डियों की जो चौड़ाई होती है वो लंबाई की तुलना में अधिक हो जाती है। फलस्वरूप इस रोग में होता क्या है? फलस्वरूप जो शरीर का जो आकार होता है वो बिगड़ जाता है। अर्थात शरीर कुरूपित हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है? कुरूपित हो जाता है। शरीर का रूप बिगड़ जाता है, कुरूप हो जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कशेरुक दंड भी झुक जाता है। अति स्त्रवण से कभी कभार क्या होता है? कशेरुक दंड है वो झुक जाता है और इस झुकने के कारण व्यक्ति है वो कुबड़ा हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाती है व्यक्ति में उत्पन्न हो जाती है? कुबड़ उत्पन्न हो जाती है। और इस स्थिति को हम काइफोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस स्थिति को हम बोलते हैं काइफोसिस। क्या कहते हैं? काइफोसिस। इस स्थिति को हम काइफोसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ग्रोथ हार्मोन के अतिस्त्रवण या अल्पस्त्रवण से होने वाला जो चौथा रोग है वो है सिगमंड रोग। तो सिगमंड रोग में दोस्तों क्या होता है कि व्यक्ति की पूर्ण वृद्धि हो जाती है। अर्थात शारीरिक वृद्धि जितनी होनी होती है स्वाभाविक रूप से, नेचुरली तरीके से, वो पूर्ण हो जाती है। उसके पश्चात ग्रोथ हार्मोन का स्त्रवण नहीं होता है,
परंतु कभी कभार जिन व्यक्तियों में पूर्ण वृद्धि के बाद भी अल्प मात्रा में भी यदि इस हार्मोन का स्तरण हो जाता है तो क्या होता है कि ऊतकक्षय प्रारंभ हो जाता है। ऊतकों के विघटन की प्रक्रिया, किसके विघटन की प्रक्रिया, ऊतकों का विघटन होने लग जाता है और ऊतकों का विघटन होता है तो वृद्धावस्था के लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, परिणाम स्वरूप समय से पहले ही व्यक्ति में वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। अर्थात व्यक्ति की वास्तविक आयु होती है वो कम होती है परंतु वो उम्र से ज़्यादा वृद्ध दिखाई देता है। तो ये था सिगमंड रोग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।